चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एक टर्म तो डिफ्यूजन है, इसको देखते हैं, और दूसरी टर्म है इफ्यूजन। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है डिफ्यूजन, कभी इफ्यूजन कह देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफ्यूजन तो हम जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज जब स्प्रेड करती है तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में भी यही होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो है वो एरिया का होता है। किसका होता है? एरिया का। सपोज ये बाउंड्री है मेरी, ठीक। अगर इस बाउंड्री में जो पैसेज है वो बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। और यही अगर मैंने इसके अंदर इतना छोटा सा पतला सा मान लीजिए छेद किया, सुई वगैरह से कर दी, तो पैसेज तो अभी भी इसमें से गैस का होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अभी भी जाएंगे। तो इस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? इफ्यूजन बोल देते हैं। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है जहां से डिफ्यूजन हो रहा है उसको वो क्या होता है? लार्ज होता है। और जहां से डिफ्यूजन जो एरिया है, जो स्पेस है, अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो उसी डिफ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं? इफ्यूजन कर देते हैं, ठीक। चलिए, वेरी गुड। तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ये हमें क्या बताता है और क्या है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मेजर्ड in terms of number of moles, ठीक है, और नंबर ऑफ, या वॉल्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सब गैस के लिए है, ठीक है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। तो किसी भी चीज दो तीनों में से कि कितने मोल गैस यूनिट टाइम में ट्रांसफर हुई। मान लिए ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, यहां से यहां जा रही है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा। मोल की टर्म्स में नहीं है, आप वॉल्यूम के टर्म्स में कर लीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस की भी टर्म्स में हो जाएगा, ठीक।
कैसे हो जाएगा? मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। चलिए अब तो बन गया। एक गैस यहां से एंटर हो रही है, हाइड्रोजन गैस, इधर से एंटर हो रही है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसके ऊपर कई मरतबा क्वेश्चन पूछूंगा। ये इसका सेंटर है, मान लीजिए 3 मीटर की है, ठीक है। तो क्या पूछेगा कि कहां पे दोनों का रिएक्शन होगा, कौन से पॉइंट पे दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है। पॉइंट आपसे वो ये भी पूछ सकता है मेजरमेंट, जैसे यहाँ 3 मीटर दे दिया है तो 3 मीटर में कितने मीटर पे होगा, डिस्टेंस कौन कितना चला, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी बता देगा। या फिर 3 पॉइंट दे देगा, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, पूछ लेगा कहाँ मिलेंगे, ठीक है, ए पे मिलेंगी, बी पे मिलेंगी, सी पे मिलेंगी, ठीक। तो ये है, तो ये ए का डिस्टेंस इसके लिए ज्यादा है और सी का डिस्टेंस इसके लिए ज्यादा है और बी बिल्कुल बीच में है, दोनों तरफ से बराबर है। तो डिस्टेंस भी ट्रेवल जो है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको मिनिमाइज, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा मैं खाली डिफ्यूजन लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि ये डिफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पासिंग डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, जो भी बताएं। इसकी जगह और हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस पास्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम कर देंगे तो टी की जगह 1 आ जाएगा, यानी डायरेक्टली मोल वॉल्यूम आ जाएगा। और तीसरा इसी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। चलिए चलिए, वेरी गुड। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू भी कर सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रूट टेम्परेचर इनटू मास, ये भी फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वह इतना ही काफी है इसको जानने के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएगा, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं कहूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अच्छा ये ए जो है एरिया है, तो एरिया हमने कांस्टेंट माना ही हुआ है, ये जो एरिया जिसमें से गैस पास हो रही है ये एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर मास, ठीक है ना। और
मास के ऊपर डिपेंड करता है तो मास के ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है, तो डेंसिटी के ऊपर भी। ठीक है, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर मास गैस का ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो, या डेंसिटी ज्यादा है तो भी स्लो होगा। देखिए, तो यहां से हम इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करते हैं। इसका मास ज्यादा है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसका मास कम है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कहाँ मिलेंगी? ए पे आकर मिलेंगी। ठीक है ना? और अगर वैल्यू में पूछ लेगा तो वैल्यू में भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे वैल्यू में? मान लीजिए डी, टाइम तो सेम रहेगा है, तो डी ऑफ हाइड्रोजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑक्सीजन, दोनों का रेट का रेशियो कर दिया मैंने। आर ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ गया, इनका रेशियो नहीं आ गया। अब इधर क्या है फॉर्मूला, ये है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा? रूट मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। आ गया? अब यहां से देखिए, तो डिस्टेंस कौन कितना कवर कर रहा है, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32। और हाइड्रोजन का कितना है? 2। कैंसिल करने के बाद कितना आ गया? 16 रूट हो गया, तो ये क्या हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन कितना कवर करेगा? 4 टाइम्स है। तो ये डिस्टेंस का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 4:1। ठीक है ना? यानी जितनी देर में ऑक्सीजन गैस 1 मीटर चलेगी उतनी देर में हाइड्रोजन गैस 4 मीटर चलेगी। ओके, यही आप वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते थे, अगर डिस्टेंस की बजाय वॉल्यूम कितना पास होगा दोनों का है, ठीक है ना, या कितने मोल्स पास होंगे दोनों को, तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी मिनिमाइज कर लिया जाए, देता हूं। मान लीजिए रेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सेकंड गैस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गैस टाइम टेकन बाय फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेकंड गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सेकंड गैस। ठीक है ना? इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं? मोल ऑफ फर्स्ट गैस टाइम टेकन बाय फर्स्ट गैस। टाइम ज्यादातर सब में सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम टाइम भी लिख दे रहे हैं। बोलो फरहान, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और मास की टर्म में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट गैस। डेंसिटी की टर्म में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, यहाँ पे डेंसिटी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि डी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों कांस्टेंट, ठीक है ना।
खुदा न खास्ता अगर प्रेशर भी वो चेंज कर दे तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, इससे ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी खत्म होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। मान लिया कोई कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में कहा जाए हाफ मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाफ मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों आधा आधा मोल है। जाओ पानी पी के आओ, नींद आ रही है तुम्हें। रात में क्या कर रहे थे? आदत ठीक नहीं हुई अभी, थोड़ी लेट होने वाली है। जाओ जल्दी से पानी पी के आओ, मुंह धो के आओ। हरी अप। मिक्सचर ऑफ गैस दिया हुआ है, वहां पे इकट्ठे दोनों गैस के मॉलिक्यूलर मास को आपको यूज करना है। ठीक है ना? तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इस वक्त क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, टाइम उसमें ज़्यादा यूज हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसमें कुछ जो पॉइंट्स पोस्टुलेट्स लिए गए, तो एक तो पॉइंट ये लिया गया है कि जो गैस है उसको स्फेरिकल मॉलिक्यूल मान लिया है। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल है उनका शेप क्या है? स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा ये मान लिया गया है कि उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। 2 पॉइंट हो गए, यानी एक पॉइंट मास की तरह है। ठीक है, तो पॉइंट मास की तरह है, तो इसलिए जिस कंटेनर में उसको रखा गया, अगर हम उस कंटेनर के कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ले, तो वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, और ऐसी ही गैस को आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन जब हम रियल गैस में जाएंगे तो फिर ये फिनोमेना गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम होता ही है। ठीक है ना, तो फिर हमें उसको भी कंसीडर करना होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो गैसेस हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आइडियल गैस में हम लोग क्या मानते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से हाँ, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली, कोई बता सकता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन के बाद वापस कोलिजन के बाद तो सभी वापस मोस्टली। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि एनर्जी 100% कंजर्व्ड रहती है, वेस्ट नहीं होती। एक चीज दूसरे से टकराई तो उसमें जो है एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन किसी और फॉर्म में वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है,
अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पोस्टुलेट ये माना गया assumption लीजिए, ये भी हो गया। ठीक है, और तीसरा ये है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ओके, रैंडम मूव करते हैं बट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, कैसे, ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यानी जो उनका मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मेरी लाइन थोड़ा तिरछे हो गई है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन, ये भी हो गया। उसके बाद और हाँ एक चीज और कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसको भी हम क्या मानते हैं, हाँ कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ये सारे पोस्टुलेट्स हैं। एंड द लास्ट इज प्रेशर of the gas is due to collision of gas molecules on the wall of the container। ठीक है ना, जो कंटेनर है हमारा, ये हमारा कंटेनर है, तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स की जो प्रेशर है वो किस वजह से है, वो प्रेशर है ये जो गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर पे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब यही देखिए हमने क्या माना है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ कहां फोर्स लग रहा है, कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर, जो मतलब कोलिजन कर रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली फोर्स इन मॉलिक्यूल्स के भी बीच में लग रहा है। ठीक है ना, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा तो विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ठीक है ना, जिसको वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। तो उस फोर्स को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब रियल गैस पढ़ेंगे तो उस गैस को, उस फोर्स को भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सब चीजें हम लोग बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है दैट इज, इसको उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहले तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है, यहाँ पर से लिखना। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी बराबर है इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, 3/2 R क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, R की वैल्यू कौन सी वाली यूज की जाएगी यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी जूल में होती है, तो जूल वाली यूज की जाएगी 8.3। ठीक है ना, तो ये हो गई। अच्छा, ये किसके लिए है, ये फॉर 1 मोल है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, और अगर यही n मोल हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 NR। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ पे 1 है तो सीधे सीधे n की वैल्यू 1 होगी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस 1 से डिफरेंट है, n है,
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इतनी सी बात है। ठीक है, ये क्या है, फॉर 1 मोल। इस बात को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की निकालिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, बताइए क्या हो जाएगी? 1 मोल वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें। चलिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगी? 3/2 आर टी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो के Na होता है? आर बाई Na पढ़ा है क्या होता है? यस, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 के टी हो जाएगा। ठीक है, और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतनी सिंपल चीज है, जो कुछ आएगा इसी के ऊपर आएगा, जितना मैं लिखवा रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए उतना ही करा रहा हूं जितना के आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और ये बोल्ट्जमैन वाला याद रख लीजिए। के की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? इसे आप डिवाइड करके देखिएगा, यहां लिख दूं। K is equal to R by Na। ये क्या हो गया? 8.314 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, यूनिट क्या होगी? यूनिट वही गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है वही यूनिट होगी। ठीक है ना, नंबर से डिवाइड किया। चलिए, तो ये हमारा हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर सकते हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पॉइंट्स और उसके सिंपल से दो फॉर्मूले। ठीक है, एक में हमने गैस कांस्टेंट यूज कर लिया, एक में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कर लिया, उसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलिए, तो हेडिंग डालिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको कुछ नहीं, एक सिर्फ कर्व है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, तो वो कर्व पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। अब कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में ये गैस भरी हुई है। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जो गैस की है वो सबकी सेम तो होगी नहीं, या सेम होगी? अलग होनी चाहिए भाई। जो दीवार के पास होंगी उनकी वेलोसिटी कुछ कम होगी, जो यहाँ पे जिनको ज्यादा टाइम मिला होगा मूव करने के लिए वो ज्यादा होंगी, कोलिजन के बाद फिर वेलोसिटी। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट हो। तो अब हम एक कैटेगरी ग्राफ बनाने जा रहे हैं, उस ग्राफ से हमें यह पता चलेगा कि जो वेलोसिटी है
वो मॉलिक्यूल्स की कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की जो गैस के हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके कैसे चेंज होती है, उसी स्टडी को, उसी ग्राफ को जो हमें इस बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। हाँ, एक कोऑर्डिनेट पे हम ले लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या ले लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो लिखिए इस बात को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कि कितने फ्रैक्शन, मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 में से कितने मॉलिक्यूल की कितनी वेलोसिटी, अब हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल तो हम स्टडी करते नहीं है, कुछ ग्रुप बना लिए और ग्रुप बना करके उनको स्टडी कर लेते हैं। खास तौर से 3 वेलोसिटी हम लोग स्टडी करते हैं। एक वेलोसिटी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी ज्यादा किन मॉलिक्यूल्स, जो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी वाली वेलोसिटी रखते हैं उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो कितने परसेंटेज मॉलिक्यूल लगते हैं वो। और तीसरी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गई। चलिए, तो अब देखिए ग्राफ कैसे होगा, इसको बनाते हैं। तो ये ग्राफ को ऐसे बना लीजिए, ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है, बस यही कर रहे हैं। तो अब इसमें बताइए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, कौन सी है, देख के ही पता चल रहा है भाई। जिस मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वाली है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास तो ये वाली वेलोसिटी है, ये सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो कौन सी वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली वेलोसिटी है, तो ये क्या कहलाएगी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाएगी। इसको हम बोलते हैं VMT, ठीक है। ठीक, दूसरी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वाली, उसको हम मैक्सिमम वाली को रूट मीन वेलोसिटी के नाम से, ये वाली वेलोसिटी जो होती है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कहलाएगी VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होती है वो वैल्यू जो होती है उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी के नाम से लिखेंगे। ये हो गया हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बस इतनी बात है, अगर इतनी बात आती है आपको तो अब इसकी खाली वैल्यूज फॉर्मूले में कैसे आती हैं उसको लिख लीजिए, बस उतना ही काफी है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP, इसका फॉर्मूला है 2P अपॉन डेंसिटी T, इसका रूट। P अपॉन D को अगर मैं चेंज करूं, ठीक है वो P अपॉन D को अगर मैं चेंज करूं तो क्या बन जाएगा, चलिए ये आपके होमवर्क के लिए मैं सीधे लिख देता हूं, 2RT अपॉन M, ठीक है।
कहाँ से बनेगा? PV इज इक्वल टू NRT वाले फॉर्मूले से, ठीक है? PV इज इक्वल टू NRT। N क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? अब अगर मैं वॉल्यूम को यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा? P इंटू मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, क्या हो गया? ये डेंसिटी हो गई है। और ये क्या है? RT। अब मॉलिक्यूलर वेट को मैं नीचे ले आऊं तो डेंसिटी कहाँ आ जाएगी? बोलिए, डेंसिटी तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई ना, तो प्रेशर के नीचे आ जाएगी। तो P अपॉन डी क्या हो गया? RT अपॉन M। ट्राई करना खुद से, इतना हिंट दे दिया काफी है, ठीक है? किसका फोन आ रहा है? कह दो कि आज पढ़ाई लंबी चल रही है, अब ऐसी चलेगी। कर लो V एवरेज, बोल दो मैं होमवर्क करके नहीं आया तो सजा मिली है। नहीं, और आज लंबी पढ़ाई चलेगी। जी शायद मैं फोन कर लूँगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का, V एवरेज, ठीक है? लिख लो, ठीक है? और VRMS का क्या हो जाएगा? VRMS का है 3P/D, इसका भी रूट तो ये 3P/D क्या हो जाएगा? रूट 3RT अपॉन M, ठीक है? ये M वही है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जो चाहे कह ली। कितनी मरतबा तो खाली ये पूछ चुका है, तीनों का रेशियो बताओ क्या होगा, ठीक है? तो देखो RT/M कट जाएगा, नंबर बचेगा खाली, आ गया रेशियो। कम से कम 2 बार पूछ चुका है, 3 बार भी हो चुका है, खाली रेशियो। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। रेशियो अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर खाली रख दीजिए, √8/π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3, ठीक है? इन तीनों का रेशियो निकाल, ठीक है ना? RT/M कट गया, गुड। चलिए, एक चीज है इंपॉर्टेंट और लिख लिया। ये मैंने किसी एक टेम्परेचर पे लिया है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या, कोई मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बजाय कई टेम्परेचर अलग अलग ले लूं तो इस कर्व में क्या डिफरेंस आता है, हम उसको देखते हैं, ठीक है? चलिए, ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है? तो अब मैं डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कर रहा हूं। तो मान लीजिए एक टेम्परेचर है T1, दूसरा टेम्परेचर है T2, एक को बड़ा कर दीजिए, एक को छोटा कर दीजिए। बताइए किसको बड़ा करें? लागा तुम बताओ। T1 को बड़ा कर दो, T2 को कर देते हैं, ठीक है ना?
भाई पहले हमने कम टेम्परेचर पे किया, बाद में ज्यादा पे कर दिया। तो देखो मान लो T1 पे मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा। ओके। तो ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मोस्ट प्रोबेबल वाले हो गए फ्रैक्शन, और ये वाले जो हैं ये एवरेज वाले हो गए। ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ना फ्रैक्शन के लिए, ये वैल्यू यहाँ मिलेगी है। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, वी एवरेज, और ये क्या हो गई, वी आर एम एस, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो सबसे कम होती है, रूट मीन स्क्वायर के ना, फ्रैक्शन इसका सबसे कम होता है, हाई वेलोसिटी सबसे कम होती है। अब किसका है, कर लो बात कर लो, तो क्या होगा, मेरी शक्ल भी दिखा देना अगर करने तो क्लास कर लो। इंटेलिजेंट है लड़का, उन्होंने वीडियो कॉल की चीजें को एक्चुअल सॉल्यूशन बता देंगे। बेटा बेटा जाओ, ये मेरा ग्राफ हो गया T1 पे। किधर है, वो नहीं काट दिया, चलिए ठीक। अब T2 के लिए बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ आइडिया बताइए। T2 पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर आपस में अभी पढ़ा हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि ये T2 वाला जो है टेम्परेचर ये ज्यादा है? तो अब जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या दे देगा, ऐसी 3 ग्राफ बना दिए, एक और बना लीजिए और कहेगा बताओ कौन सा वाला टेम्परेचर, ऑर्डर बताओ टेम्परेचर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। एक और ग्राफ बनाते हैं मास के लिए है? ये तो टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए मास डिफरेंट कर दिया, मास जो है एक m1 है और एक m2 है, यहाँ पे m1 को आप बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लिए ग्राफ बनाइए, तो बताइए क्या ग्राफ बनेगा। तो ये वाला m1 है, m2 वाला बताओ क्या होगा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई काइनेटिक एनर्जी से ही देख लो, मास के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से आप हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 RT, तो यहां से वेलोसिटी क्या हो गई, रूट ऑफ टेम्परेचर है और डिवाइडेड बाय m।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नहीं हो गया? देखो टेम्परेचर बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्राफ ये हो गया। मास बढ़ने पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? m2 का m1 का मास ज्यादा है तो ये ग्राफ आया, m2 हल्का है तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ ये आएगा, हल्का है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो ये वाला ग्राफ आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो m2 के लिए ये वाला हो गया। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इतना अगर आपको आता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक। एनालिसिस, रियल गैस एनालिसिस। ठीक है, तो ठीक, इसमें कुछ चीजें वाल फोर्स आइडियल गैस के अंदर 0 था, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन रियल गैस में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, कम होता है बट इट एग्जिस्ट, और डिफरेंट गैसेस में तो बहुत ज्यादा होता है। मान लो अमोनिया गैस ले ली या HCl ले लिया आपने, तो वहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो वहां तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। HCl हाईली पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तकरीबन करीब है, तो इसलिए वहां पर भी जो है वो क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा है, वहां पे आप नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका साइज कुछ ना कुछ होता है? अब मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर कहाँ गया, ये रहा, ये मेरा कंटेनर है। तो हम वॉल्यूम कितना लेते हैं गैस के लिए अभी तक? गैस के लिए जो PV = nRT फॉर्मूले में हम जो वॉल्यूम कंसीडर करते हैं वो कौन सा वाला करते हैं? कंटेनर का वॉल्यूम, जितना बड़ा कंटेनर उतना ही गैस का वॉल्यूम, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में गैस मान लीजिए ये है, ये उसके मॉलिक्यूल है, ये भर गए, ये आ गए, सारे मॉलिक्यूल मैंने इकट्ठा कर दिए, तो इतना जो वॉल्यूम है गैस का कंटेनर का, ये तो भर गया। तो अब गैस को फ्रीली मूव करने के लिए जो वॉल्यूम मिला, मान लीजिए टोटल वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम जो मिला ये कितना है? जो गैस का एक्चुअल उनको कंबाइन किया तो उनके मॉलिक्यूल के साइज की वजह से जो मॉलिक्यूल हुआ है ये मान लीजिए B है, 1 मोल के है। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो मिला गैस को घूमने के लिए वो कौन सा मिला? वो तो ये वाला मिला, और ये कितना हुआ? ये V - B, ये वॉल्यूम रहा नहीं रहा, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है? और यही अगर n मोल के लिए हो जाएगा तो V - NB हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया?
कि एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं होता है रियल गैस। भाई गैस के मॉलिक्यूल का कुछ तो साइज होगा, वो साइज जब आप इकट्ठा करोगे तो वो कंटेनर का कुछ वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करेगा। तो वो जो बॉल है गैस की, मान लो बॉल की शक्ल में, तो वो जो बॉल्स है, वो बॉल्स ने जब कंबाइन किया तो उन्होंने कुछ जगह खाली वो कंटेनर की भर दी। तो अब गैस के मूवमेंट, हम जो कुछ भी हो रहा है प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर, ये सब क्या उसके मूवमेंट की तो स्टडी हो रही है। प्रेशर तो वहीं जाएगा ना, है? तो वो मूवमेंट के लिए जो स्पेस बचा वो तो इतना वाला बचा ना, ये वाला तो खत्म हो गया। अब जो स्पेस बचा वो तो ये वाला बचा ना, ठीक है? तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम रियल वॉल्यूम होगा। तो रियल गैस के लिए रियल वॉल्यूम V माइनस m0, ठीक है? ओके। और B क्या कहलाता है? B कहलाता है वंडरवाल कांस्टेंट। ये वंडरवाल साहब ने किया था, बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन किसी का मामला जमा नहीं। वंडरवाल साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है? और उनके जो इक्वेशन बनाई तो उससे एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आइए इसी चीज को आते हैं, इसी कंटेनर को फिर से देखते हैं। ये है कंटेनर, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ये होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस वॉल पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसी की मेजर को तो हम प्रेशर कहते हैं। तो हम अभी जो बैरोमीटर लगा करके जो कैलकुलेट कर रहे थे प्रेशर, वो कौन सा वाला कर रहे थे? वो इस वॉल पे जितना प्रेशर ये लगा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, वही तो कर रहे हैं। प्रेशर कौन सा वाला कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ये एक कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वही वाला कर रहा है। इस चीज को समझ लो, नहीं आती है लोगों को समझ में, ध्यान से बता रहा हूं एकदम। जो प्रेशर की वॉल पे जो फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल के जरिए, उससे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वही तो कैलकुलेट करते हैं। वही हमारा मीटर भी बताता है। क्या हमारा मीटर इनके बीच में जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको उसने कैलकुलेट किया? वो नहीं करता। आई बात समझ में? तो इस फोर्स से भी तो एक प्रेशर जनरेट होगा जो इनके बीच में होगा। तो गैस में ने एक्चुअल कितना प्रेशर लगा? तो एक्चुअल एक फोर्स तो ये वाला लगाया, एक प्रेशर तो ये वाला लगाया जो वॉल पे लग रहा है, और एक इन मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इनका आपस में प्रेशर होगा। इसको हम कहते हैं P इंटरनल, जो मॉलिक्यूल के बीच में हो। आई बात समझ में? हम इसको आइडियल गैस के अंदर 0 मान लेते हैं, इसलिए ये खाली P बच जाता है। तो ये वाला P क्या सा है? ये आइडियल वाला है, ठीक है? जब ये 0 था, है? अब रियल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रियल में क्या हो जाएगा? P रियल इज इक्वल टू P आइडियल प्लस P इंटरनल। ये वाला प्रेशर तो हमने नेग्लेक्ट किया था ना। अभी ये प्रेशर तो गैस के बीच में तो ये प्रेशर मौजूद है ना, गैस तो लगा रही है, ये फोर्स लगा रही है, ये फोर्स लग रहा है तो प्रेशर लग रहा है। ये वाला तो हमने मेजर किया था भाई, है? ये वाला फोर्स नेग्लेक्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर आपकी बात मेजर किया है। ये माइनस नहीं होगा, दिमाग में डाल लो। क्यों नहीं माइनस होगा? इसलिए ये तो हमने मीटर से कैलकुलेट किया था, ये वाले में कहां से माइनस हो जाएगा? जो एग्जिस्ट कर रहा था हमने 0 कर दिया था, तभी तो ये वाला आया था। अब जब इसको 0 नहीं किया तो ये प्रेशर एक्स्ट्रा आएगा ना, तो इसको ऐड करेंगे ना, माइनस थोड़ी करेंगे, ठीक है?
तो ये वाला प्रेशर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है एक मिनट, हाँ इसकी वैल्यू है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस V, ठीक है। और ये A क्या है? ए बी वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ए बी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। बी जो है डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। बी किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल के साइज पे। साइज मॉलिक्यूल का बड़ा है छोटा है उससे इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और ए किस पे डिपेंड करता है? ए डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कई बार इसके ऊपर खाली एक के ऊपर क्वेश्चन आया है। गैस दे दी, मान लीजिए आपको एक हाइड्रोजन गैस दे दी, एक HCl दे दी, एक NH3 दे दी और एक O2 दे दी। इसमें पूछा बताओ ऑर्डर ए का। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बिल्कुल ये आया है या इससे उससे मिलकर आया है। अमोनिया उठाओ, ये मुझे याद है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? अमोनिया का। यहाँ पे सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? व्हेन हाइड्रोजन इज ब्रिज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? NH3 का ऑर्डर हो जाएगा। फिर किसका होगा? HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस पे हो जाएगा HCl का। फिर उसके बाद किसका होगा? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया बड़ा, तो वंडरवाल इंटरेक्शन ज्यादा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स तो सरफेस एरिया पे भी, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी तो डिपेंड करती है, इसी पर बताया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन एक के ऊपर बहुत आता है इसमें। दूसरा आता है कि ए की यूनिट बताओ, बी की यूनिट बताओ कैसे निकालें? क्योंकि प्रेशर में ऐड हो रहा है, यस। तो प्रेशर में ऐड होने के लिए जो दूसरा नंबर होगा, दूसरी जो चीज होगी वो भी तो प्रेशर ही होनी चाहिए, है? तो प्रेशर की यूनिट ATM, तो इसकी यूनिट भी ATM। तो यूनिट क्या हो जाएगी? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू ATM। तो यहां से निकाल लीजिए, A की यूनिट क्या हो गई? वॉल्यूम, ATM। वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो लीटर का स्क्वायर, मोल नीचे आएगा तो मोल इनवर्स का स्क्वायर, बस ये होगी, ठीक है ना। और ये B की यूनिट क्या हो जाएगी? B की यूनिट बताइए भाई, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए, लीटर में यूनिट आएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी बोलिए? एन बी इज इक्वल टू लीटर, तो B इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना। बस इतना आसान है सब।
ग्राफ किसका है? बॉयल्स लॉ का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ में जब आइडियल गैस होती है तो ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, ठीक, ये हो गया। वेरी गुड। अब मुझसे अगर कहा जाए कि रियल गैस का ग्राफ बनाओ, तो रियल गैस का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। ये रियल गैस का ग्राफ हो गया। आइडियल, रियल, रियल, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। चलिए, अच्छा, अगर मैं प्रेशर हाई ले लूं, ये वाला प्रेशर ले लिया मैंने, हाई प्रेशर, प्रेशर क्या है? HI, हाई। तो वॉल्यूम के बारे में बताइए, वॉल्यूम रियल, वॉल्यूम आइडियल, क्या रिलेशन है? भाई आइडियल का कम है और रियल का ज्यादा है ना। ये वाली लाइन यहाँ पे मिलेगी आकर के, और ये वाली लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो रियल वाला वॉल्यूम ज्यादा है, वी रियल, और वी आइडियल जो है वो कम है, हैं? अगर मैं लो प्रेशर कर दूं, लो प्रेशर, लो प्रेशर ग्राफ, ये ग्राफ अब ठीक बनेगा, क्योंकि दोनों में एक पॉइंट होना चाहिए ना। तो मान लीजिए प्रेशर मैंने लो कर दिया, तो यहाँ पे देखिए लो प्रेशर पे लो प्रेशर, चलिए लो प्रेशर कर दिया, तो लो प्रेशर पे ये वाला जो वॉल्यूम है ये V आइडियल है, और ये वाला वॉल्यूम क्या है?
V रियल है। तो यहाँ पे देखिए लो प्रेशर पे क्या हो गया, V रियल इज लेस देन V आइडियल हो गया। ये बात आपको ग्राफ से बतानी थी। ठीक है। अब जब रियल वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा हो जाता है तो इस डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जब ये रियल वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म है Z, जिसको कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो लिखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PV डिवाइडेड बाय RT। ठीक है। इसकी तीन वैल्यू हो सकती है Z की, या तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। इक्वल टू 1 कब होगा? जब आइडियल गैस हो जाएगी। दूसरा 1 नहीं होगा, इक्वल टू। ठीक है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, एक Z की वैल्यू 1 से ज्यादा और दूसरा Z की वैल्यू 1 से कम। ठीक है। अच्छा, Z का जो एक फॉर्मूला है वो ये भी है, V रियल वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल। तो इस ग्राफ से मुझे आप देख करके बता सकते हैं कि ये वाला केस किसके लिए है इन दोनों में से, और ये वाला केस किसके लिए है इन दोनों में से, बताइए। भाई रियल बड़ा है यहाँ पे, आइडियल छोटा है, तो Z की वैल्यू क्या आई? 1 से बड़ी, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है ना। करिए करिए कर लीजिए, आपने सुना नहीं। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये रियल वैल्यू बड़ी है यहाँ पर हाई प्रेशर पे, और आइडियल वैल्यू वॉल्यूम की छोटी है। तो न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा ना। है तो यानी जब Z 1 से बड़ा होगा तो कौन सी डेविएशन कहलाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए Z इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए हो जाए है, और इस वाले के लिए जाहिर सी बात है Z इज लेस देन 1 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में फॉर्मूला। बोलिए। P बोलिए प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। एक ब्रैकेट में इसको रख दीजिए। ये हो गया प्रेशर करेक्शन। ठीक है ना। वॉल्यूम करेक्शन क्या हो जाएगा? V माइनस एन बी। ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर। ये हो गया, ये वंडरवॉल
गैस इक्वेशन जो कि रियल गैस के लिए। ठीक, रियल गैस के लिए स्टडी कुछ गैसेस के लिए की गई। तो देखिए ग्राफ कैसा आया। प्रेशर वर्सेस जेड का, तो ये वाले कोऑर्डिनेट पे जेड रख लिया, इस कोऑर्डिनेट पे प्रेशर रख लिया। ठीक, ये जो वैल्यू है ये है जेड इज इक्वल टू 1। ये है आइडियल गैस के लिए लाइन। ठीक है, अब हमने जब देखा हाइड्रोजन गैस के लिए या हीलियम के लिए, तो वो ग्राफ आया। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ये लाइन है। दिस इज फॉर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एट ऑल प्रेशर वैल्यू हमेशा Z से ज्यादा होती है, यानी पॉजिटिव डेविएशन ये शो करता है। ठीक है, बस लास्ट चल रहा है, एक घूंट पानी और पी लो। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन हीलियम। बाकी दूसरी और गैसेस का अगर हमें बनाना है तो दूसरी और गैसेस के लिए जो ग्राफ है वो ये है। लो प्रेशर पे Z क्या आया था, नेगेटिव। हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। ये दूसरी गैसेस के लिए कोई भी गैस ले लिए। मान लो ये वाली नाइट्रोजन है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर पे ये Z क्या है, यहाँ पे Z लेस देन 1 है, यहाँ पे क्या है, Z ग्रेटर देन 1 है। हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1 और लो प्रेशर पे, ये देखो इस ग्राफ से भी आ रहा है, इस ग्राफ से भी तो यही आया। हाई प्रेशर पे Z इज ग्रेटर देन 1 है ना, और यहाँ पे लो प्रेशर पे है Z इज लेस देन 1। अब इससे बाहर इंशाल्लाह कोई बात नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हमने क्या किया है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कोई भी टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर पे स्टडी किया है। हो गया, चले आगे। सेम गैस, ठीक है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंट किया। तो देखिए क्या होगा, पहला ग्राफ ये बन गया, दूसरा ग्राफ ये बन गया, तीसरा ग्राफ ये बन गया। ये मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो मुझसे ये कह रहा है कि इन तीनों टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। तो देखिए टेम्परेचर जो है T3 क्या होगा, ज्यादा, देन T2, देन T1। जब टेम्परेचर आप ज्यादा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो गैस आइडियली बिहेव करने लगती। देखिए आइडियल बिहेवियर किसका रहता है, आइडियल वाले के करीब वाला, आइडियल वाले के करीब T3 वाला है। तो इस बात को याद रखो। ठीक है, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल बिहेवियर के करीब हो जाती है। तो इस बात को लिख लीजिए, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस starts to behave as आइडियल गैस और अप्रोक्सीमेटली आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, हमारा रियल गैस का फॉर्मूला है, रियल गैस की इक्वेशन। इसमें B की अगर वैल्यू आपको कभी निकालने के लिए कह दे
तो देखिए वो कैसे निकलेगी। B इज इक्वल टू, गैस के मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करती है ना ये, तो गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि स्फेरिकल हमने मान लिया गैस का मॉलिक्यूल, तो ये वॉल्यूम हो गया स्फीयर का। और कितने मॉलिक्यूल हैं, मान लिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर है 1 मोल के लिए है, तो इंटू एन है, तो यही तो हो गया साइज, जितना गैस के मॉलिक्यूल ने कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया, जो कि अब फ्रीली मूव करने के लिए नहीं अवेलेबल है। बी वही वाला तो वॉल्यूम था जो हमें क्या कर दिया था, वॉल्यूम में से माइनस कर दिया था, जो अब गैस को फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने इसमें देखा था। ये वाला स्पेस क्या हो गया, मॉलिक्यूल की वजह से ये स्पेस अब फ्री नहीं रहा, ऑक्युपाई नहीं करती। मान लो मैं ये कमरा है, इस कमरे में आधे कमरे में मैं मान लीजिए ईंटें रख दूं, भर दूं, तो अब गैस के मॉलिक्यूल के घूमने के लिए कितनी जगह बचेगी, आधा ही कमरा तो बचेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज है, उन्होंने इतना पार्ट ऑक्युपाई कर लिया, ये जो येलो कलर से दिखा है, तो अब फ्रीली मूव करने के लिए जो स्पेस होगा, जिससे उनको वेलोसिटी मिलेगी, जिसमें वो प्रेशर बनाएंगे व्हाटएवर, तो वो यही वाला हिस्सा तो बचा, तो वही चीज यहाँ पर मैंने कर दी है, ये रही, ठीक है। लेकिन क्या वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा, अगर आप इस स्फीयर को आपस में मिलाओगे तो उनके बीच में वॉइड्स भी तो आएंगे, उन वॉइड्स का भी वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, मतलब वो भी वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको एक फैक्टर 4 से और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बी का फॉर्मूला भी है, हो सकता है फॉर्मूले ठीक। तो ये हो गया हमारा बी का फॉर्मूला। चलिए और एट लो प्रेशर, बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी। जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी हाई। तो ये इक्वेशन जो मेरी वंडरवॉल वाली है, ये क्या बन जाएगी बताइए, वॉल्यूम हाई हो जाएगा। वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो ये जो बी वाला फैक्टर है, इसके मुकाबले में इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है, तो इसलिए V माइनस एन बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, ठीक है। और ये 1 मोल के लिए है, तो n की वैल्यू भी फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, मोलर वॉल्यूम कह देता हूं, ठीक है, Vm कह दिया। बोलिए ये बात समझ में आई। जब प्रेशर मैंने लो ले लिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये बी को मैं क्या मान सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, यही वाली, P प्लस ए एन स्क्वायर, एन को हटा देते हैं इसलिए कि 1 मोल लिया है, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी। आर बोलिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, ये पी वी एम प्लस ए, ये वी एम से एक वी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। यहां तक क्लियर है। बोलिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करिए, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दीजिए। आर टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए
अपॉन A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1 हो गया। PV अपॉन RT किसके बराबर है? इसी को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो यहां पे देखिए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Z, क्योंकि PV अपॉन RT इक्वल टू Z, और इस वाले फैक्टर को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस A अपॉन VRT। बोलिए, हो गया? गुड। तो यहां पे देखिए एट लो प्रेशर क्या हो रहा है? एट लो प्रेशर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या है? बोलिए, दिस इज Z इज लेस देन 1 है, नहीं है? क्योंकि 1 में से हमेशा ये फैक्टर को माइनस करना होगा ना, तो 1 से छोटा हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन है। देखिए, यही चीज यहां दिखाई थी एट लो प्रेशर। ये है लो प्रेशर, ये वाला प्रेशर, इस पे देखिए क्या था? नेगेटिव डेविएशन था। है वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, ठीक। और इससे हमें क्या पता चला? V रियल, ये भी तो कह सकते हैं। देयरफॉर V रियल, रियल क्या हो जाएगा? छोटा, V आइडियल, ठीक। एक कंडीशन और ले लेते हैं, एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, ये वाला आपको खुद करना है। हाई प्रेशर पे क्या करेंगे? ये वाले फैक्टर को हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना। प्रेशर अगर हाई है तो A अपॉन V स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? इसको नहीं लेते, ठीक है। वहां से Z की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और देखिए हाई प्रेशर पे क्या है? Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, रियल गैस खत्म होती है। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा डालिए।